स्वागत है दोस्तों। आज की हमारी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक ध्रुव स्वामिनी पर आधारित है। यह नाटक जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा हुआ है और बहुत प्रसिद्ध नाटक, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में लगा हुआ ये नाटक है। तो आज इस नाटक के मूल कथा वस्तु, विषय वस्तु के विषय में जानेंगे, महत्वपूर्ण कथन के बारे में जानेंगे जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो अंत तक बने रहिए, बहुत रोचक क्लास है। देखते हैं सबसे पहले जयशंकर प्रसाद का यह नाटक विशाख दत्त के नाटक देवी चंद्रगुप्त के आधार पर रचित है। तो पहला ही प्रश्न जो इससे बनता है वह यह कि किसके नाटक के आधार पर जयशंकर प्रसाद जी ने इस नाटक को लिखा है। तो विशाख दत्त के नाटक देवी चंद्रगुप्त के आधार पर यह नाटक रचित है। जयशंकर प्रसाद जी ने इस नाटक की भूमिका में लिखा है कि श्री जायसवाल जी के अनुसार विशाख दत्त चंद्रगुप्त की सभा का राज कवि था। तो जो इतिहासकार थे उस दौर के, उन्होंने ये बताया कि विशाख दत्त जो था वो चंद्रगुप्त की सभा का राजकवि था, जिसने उनके जीवन चरित्र रूपी इस जो देवी चंद्रगुप्त नाटक है उसकी रचना उसने की और उसी के आधार पर जयशंकर प्रसाद जी ने ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना की है। इस नाटक को ऐतिहासिक तथ्य मानकर इतिहासकारों ने बताया कि चंद्रगुप्त ने स्त्री वेश धारण करके कामुक शक राजा शकराज का वध करके ध्रुव स्वामिनी के सम्मान की रक्षा की है। इसीलिए इस नाटक का नाम देवी चंद्रगुप्त रखा, क्योंकि स्त्री का रूप धारण करके चंद्रगुप्त ने शकराज के दुर्ग में प्रवेश करके वहाँ उसकी हत्या की, उसका वध किया और ध्रुव स्वामिनी के मान सम्मान की रक्षा की। ये मान सम्मान की रक्षा किस रूप में, कारण क्या था, ये सारी बातें इस नाटक के बीच में हम डिस्कस करेंगे, क्या कारण था। जयशंकर प्रसाद जी के नाटक ध्रुव स्वामिनी का प्रकाशन वर्ष आपको ध्यान रखना है, 1933 ईस्वी में ये नाटक रचा गया है। इस नाटक में कुल 3 अंक हैं, ध्यान रखिएगा, 3 अंक हैं ध्रुव स्वामिनी में। इसकी भूमिका में प्रसाद जी ने लिखा कि प्रयाग की प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की साम्राज्य नीति में विजित राजाओं के आत्मनिवेदन, कन्योपायन दान ग्रहण करने का उल्लेख है। मैंने ध्रुव स्वामिनी के गुप्त कुल में आने का वही कारण माना। ध्रुव स्वामिनी जो गुप्त वंश था उसमें, उस वंश में, उस परिवार में कैसे आती है, उसका प्रवेश कैसे होता है, उसका कारण बताते हुए उन्होंने लिखा कि समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है, प्रयाग वाली प्रशस्ति जो है, उसमें लिखा है कि अपनी विजय यात्रा के दौरान वो जिस प्रदेश पर विजय प्राप्त करता था वहाँ के जो राजा थे आत्मनिवेदन के रूप में अपनी कन्या का दान करते थे और उनका विवाह किसी सामंत से या परिवार के किसी अपने पुत्र से, युवराज से, किसी से वो करके उनसे संबंध स्थापित करके अपनी विजय यात्रा को आगे बढ़ाता था। तो ध्रुव स्वामिनी के पिता ने भी ध्रुव स्वामिनी का कन्यादान करके समुद्रगुप्त को सौंपा, जिसके 2 पुत्र चंद्रगुप्त और रामगुप्त रहते हैं। इन्हीं चंद्रगुप्त और रामगुप्त और ध्रुव स्वामिनी को केंद्र में रख के ये नाटक लिखा गया है। आगे सभी पात्रों के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। तो ध्रुव स्वामिनी को कन्यादान के रूप में गुप्त वंश में दे देते हैं उनके पिता, और इसलिए देते हैं कि चंद्रगुप्त को अपना भावी अधिकारी, जो उत्तराधिकारी है, समुद्रगुप्त घोषित कर देते हैं और नियमतः चंद्रगुप्त से विवाह होता ध्रुव स्वामिनी का, लेकिन रामगुप्त से उसका विवाह कर दिया जाता है, इस वजह से कि रामगुप्त चंद्रगुप्त से बड़ा होता है और नीति नियंता जो होते हैं साम्राज्य के, समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उन्होंने चंद्रगुप्त को यह कहा कि ये तुमसे बड़े हैं, तुम्हारे बड़े भाई हैं, यही युवराज होंगे, भले समुद्रगुप्त ने तुम्हें घोषित किया हुआ है। और युवराज जब रामगुप्त बनता है तो ध्रुव स्वामिनी का विवाह भी उसी से होना संभव हो जाता है। चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी एक दूसरे को प्रेम करते रहते हैं, किंतु राजनीति के कारण रामगुप्त से उसका विवाह करवा दिया जाता है और जीवन पर्यंत की ये पीड़ा ध्रुव स्वामिनी के हिस्से में आ जाती है और यही मूल कारण पूरी समस्या का बनती है। देखते हैं आगे। विशाख दत्त ने अपने नाटक में ध्रुव देवी नाम लिखा है। ये जयशंकर प्रसाद जी भूमिका में लिखते हैं कि इस कन्या का नाम ध्रुव देवी बताते हैं विशाख दत्त अपने नाटक में, किंतु मुझे ध्रुव स्वामिनी नाम जो राजशेखर के मुक्तक में आया है स्त्री जनोचित, सुंदर, आदर सूचक और सार्थक प्रतीत हुआ।
तो विशाख दत्त ने ध्रुव देवी नाम इस्तेमाल किया है, लेकिन ध्रुव स्वामिनी नाम राजशेखर ने इस्तेमाल किया हुआ था, प्रयोग किया हुआ था। इसलिए जयशंकर प्रसाद जी ने राजशेखर के अनुसार ध्रुव स्वामिनी नाम को ही अपने नाटक के इस पात्र के लिए चुना। देखते हैं कि इस पूरे नाटक में पात्र कौन कौन से हैं। सबसे पहले बहुत ज़रूरी होता है कि कई बार पूछ लिया जाता है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी के पात्रों को मिला जुला करके कि यह नाटक कौन सा पात्र ध्रुव स्वामिनी नाटक का है। तो ध्यान रखेंगे इन सारे पात्रों के आधार पर ही पूरी विषय वस्तु का वर्णन होगा। रामगुप्त, चंद्रगुप्त, शिखर स्वामी, सामंत कुमार, कुबड़ा, बौना, हिजड़ा, ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी और पुरोहित। देखिए इस पूरे नाटक में दो पक्ष हैं। एक पक्ष तो चंद्रगुप्त की तरफ वाला है, मगध के साम्राज्य वाला, और दूसरा हिस्सा जो है वो शक जो साम्राज्य है शकराज की तरफ वाला। तो दूसरे हिस्से में कौन है? शकराज है, उसकी पत्नी कोमा है, खिंगिल उसका सेनापति या दूत है, और मिहिरदेव कोमा के पिता हैं जो उस दौर के प्रतिष्ठित विद्वान हैं। ठीक है, तो ये इन पात्रों के बारे में अभी हम यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी का विवाह करा दिया जाता है, जबकि ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त को पसंद करती रहती है और चंद्रगुप्त से ही विवाह होना तय हुआ रहता है। मंदाकिनी जो मंदा नाम से इस नाटक में इसका उल्लेख है कई जगह पर, बहुत सशक्त पात्र है। जितनी स्वाभिमानी आत्माभिमानी ध्रुव स्वामिनी है उतनी ही मंदाकिनी स्त्रियों की समस्याओं को लेकर, स्त्रियों की जो नियति बना दी गई है पुरुष समाज के द्वारा, इन सारी चीज़ों पे ये दोनों पात्र सोचते हैं और अपना अपना पक्ष रखते हैं। चंद्रगुप्त और रामगुप्त दोनों भाई हैं। शिखर स्वामी जो है वो मगध साम्राज्य का नीति नियंता और नीतोपदेशक है, उस तरह का पात्र है। सामंत कुमार है, और ये कुबड़ा, बौना, हिजड़ा इन तीनों पात्रों की सृष्टि रामगुप्त के चरित्र को दिखाने के लिए एक प्रहसन रच करके जयशंकर प्रसाद दिखाते हैं कि जो साम्राज्य है वो बौना हो चुका है, कुबड़ा है, और हिजड़े के रूप में रामगुप्त है जो कि कायर है, मद्यप है, क्लीव है। क्लीव से आशय आप अंत में देखेंगे इस नाटक के, तो एक क्लीव शब्द का इस्तेमाल रामगुप्त के लिए किया गया है। क्लीव का अर्थ है कि जो अपनी पत्नी को बिना किसी संकोच के पर पुरुष को सौंप दे, वो क्लीव पुरुष होता है। और ध्रुव स्वामिनी ने इसी के आधार पर विवाह विच्छेद, तलाक, डाइवोर्स की बात जो कही जाती है कि इस नाटक से ही सबसे पहले विधवा पुनर्विवाह या पुनर्विवाह, पुनर्लग्न की बात और डाइवोर्स की बात, तलाक की बात सबसे पहले अगर कहीं दिखाई पड़ती है तो इसी नाटक के अंतर्गत। तो ये समस्या नाटक मूलतः माना जाता है ध्रुव स्वामिनी, तो इस रूप में देखेंगे। ठीक है, दरअसल होता ये है कि हमने जो उल्लेख किया इस नाटक में शुरुआत में ही कि यहाँ पर यह है कि ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त से प्रेम करती है, लेकिन जिस राजनीति के तहत चंद्रगुप्त से उसका विवाह न करा करके रामगुप्त से करा दिया जाता है, वो बहुत दुखी होती है। और ये बात वो जानती रहती है कि चंद्रगुप्त भी उसे पसंद करता है। ये कहना वो अपने दुख के साथ वो न कह पाती है, लेकिन जब ये बात आ जाती है कि शकराज ने प्रस्ताव रखा होता है कि यदि रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी को रामगुप्त के शिविर को घेर चुका होता है शकराज, और वो प्रस्ताव रखता है कि यदि ध्रुव स्वामिनी को सौंप दो मुझे, तो मैं तुम सबको, तुम्हारी सेनाओं को छोड़ दूंगा, अन्यथा तुम्हारा वध निश्चित है, तुम्हारी सेनाओं की पराजय निश्चित है। और उसके पीछे का कारण है कि जो शकराज है, शकराज से ध्रुव स्वामिनी के विवाह का प्रस्ताव ध्रुव स्वामिनी के पिता ने बहुत पहले प्रण किया हुआ था, लेकिन समुद्रगुप्त की विजय यात्रा के दौरान जब समुद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी के पिता के साम्राज्य को जीत लेता है, तो वहाँ पे अपने प्राणों की रक्षा के लिए, अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए ध्रुव स्वामिनी के पिता समुद्रगुप्त को कन्यादान कर देते हैं और चंद्रगुप्त से विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। तो शकराज का विवाह ध्रुव स्वामिनी से टूट जाता है, जिसका प्रतिशोध लेने के लिए शकराज ने यहाँ रामगुप्त की सेना को घेरा हुआ है और पूरे शिविर को घेर करके एक तरह से चढ़ाई कर दी हुई है। समस्या ये आती है कि इस नाटक में कि एक जो वहाँ से शकराज दूत भेजता है और ये प्रस्ताव रखता है कि ध्रुव स्वामिनी को हमारे साम्राज्य में भेज दिया जाए, और रामगुप्त जो उसका पति है वो तैयार हो जाता है कि ठीक है, क्योंकि वो कामुक है,
लोलुप है, मद्यप है और स्वाभिमान नहीं है उसके अंदर, पूरी तरह से कायर है। पहले तो वो चाहता है कि चंद्रगुप्त से, ये ध्रुवस्वामिनी प्रेम करती है, किसी तरीके से उसके मन से चंद्रगुप्त के भाव को निकाल दिया जाए। लेकिन जब वो इसमें असफल होता है तो पूरी तरह से क्रुद्ध होता है, बेचैन हो जाता है, पागलों की तरह एक राजा का, एक शासक का, एक वीर शासक का जो एक गुण होता है वो उसके भीतर से पूरी तरह से नष्ट दिखाई पड़ता है। और पूरी तरह से प्रयास वो करता है कि उसके मंत्री बताते हैं कि हमारी सेनाओं पर, हमारे साम्राज्य पे जो शिविर है उस पर पूरी तरह से संकट छाया हुआ है, लेकिन वो ध्रुवस्वामिनी के पीछे पड़ा रहता है कि ध्रुवस्वामिनी क्यों पसंद करती है चंद्रगुप्त को, वो कोशिश करो पूरी तरह से कि उसके मन से वो निकल जाए, क्या वो अब भी चंद्रगुप्त को चाहती है। तो इन सब चीज़ों में उसकी जो प्रवृत्ति है वो उलझी रहती है। तो ये बातें आती हैं जो कि रामगुप्त के चरित्र को स्पष्ट करती हैं कि वो मगध का साम्राज्य संभालने लायक नहीं होता है, फिर भी राजनीति के कारण उसे वो साम्राज्य दे दिया जाता है। जब रामगुप्त तैयार हो जाता है ध्रुवस्वामिनी को, शकराज को सौंपने के लिए, तब वो पूछती है कि क्या मैं जानना चाहती हूँ कि गुप्त साम्राज्य क्या स्त्री संप्रदान से ही बढ़ा है, यानी स्त्रियों को दान कर करके ही गुप्त साम्राज्य बढ़ा है क्या, पौरुष नहीं है? अगर स्त्रीत्व की, मेरे स्त्रीत्व की रक्षा नहीं कर सकते तो तुम किस तरह के पति हो, किस तरह के स्वामी हो तुम? तो ये बात वहाँ पर आती है और ये प्रश्न ध्रुवस्वामिनी उठाती है। आगे वो कहती है कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है, वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो मुझे बेच भी नहीं सकते। ये ध्रुवस्वामिनी का एक सशक्त चरित्र जो दिखाई पड़ता है, ये अद्भुत है प्रसाद के नाटकों में, जो आत्माभिमान और स्वाभिमान की चेतना से परिपूर्ण है, लेकिन लाचार है, कारण कि राजनीतिवश उसके पिता ने उसका कन्यादान कर दिया और राजनीतिवश ही उसका विवाह पर पुरुष से हो गया, जिससे होना था उससे नहीं हुआ। उसकी लाचारी और उसकी विवशता है कि वो उसका रामगुप्त जैसे लंपट व्यक्ति का, लंपट शासक का पैर पकड़ के अंत में याचना करती है कि मुझे शकराज को मत सौंपो, मेरी ओर देखिए, मेरा स्त्रीत्व क्या इतने का भी अधिकारी नहीं कि अपने को स्वामी समझने वाला पुरुष उसके लिए अपने प्राणों का पण लगा सके। आमतौर पे यदि कोई पुरुष किसी अपनी पत्नी से, अपनी प्रेयसी से यदि प्रेम करता है तो उसके लिए अपनी जान की बाजी तक लगाने के लिए वो तैयार हो जाता है, वो किसी भी तरीके से परपुरुष को नहीं सौंप सकता। लेकिन इतना लंपट चरित्र है रामगुप्त कि वो आसानी से ध्रुवस्वामिनी को, शकराज को सौंपने को तैयार हो जाता है कि अपने प्राणों की रक्षा के लिए, कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साम्राज्य पे खतरा आ जाए। ये इतना ढीला चरित्र है जो कि इस पूरे नाटक में दिखाई पड़ता है। ध्रुवस्वामिनी जब देख लेती है कि रामगुप्त नहीं तैयार हो रहा है, उसकी रक्षा के लिए नहीं खड़ा हो रहा है, तो वो आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाती है। ये कई बार पूछा जाता है कि ध्रुवस्वामिनी नाटक में आत्महत्या करने के लिए कौन सा पात्र तैयार होता है, तो आत्महत्या के लिए ध्रुवस्वामिनी तैयार हो जाती है कि यदि मेरे सम्मान, मेरे लाज, मेरे शील की रक्षा अगर नहीं हो सकती इस गुप्त साम्राज्य में, तो मेरे जीवित रहने में कोई वो ठीक नहीं है, तो वो आत्महत्या करने को तैयार हो जाती है। और तभी अचानक से चंद्रगुप्त आता है। चंद्रगुप्त को सारी स्थिति का पता लगता है, उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि उसने साम्राज्य का त्याग, जैसे भरत ने राम के लिए त्याग किया हुआ था, वैसे ही चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य पे अपने अधिकार का त्याग कर दिया था और उसे बहुत कष्ट होता है। और ध्रुवस्वामिनी के इस बात को सुन करके उसके भीतर ध्रुवस्वामिनी के लिए प्रेम तो रहता ही है। वो कहता है कि जिस मर्यादा के लिए, जिस महत्व के लिए, जिस महत्व को सिद्ध करने के लिए मैंने राजदंड ग्रहण न करके अपना मिला हुआ अधिकार छोड़ दिया, उसका यह अपमान मेरे जीवित रहते आर्य समुद्रगुप्त के स्वर्गीय गर्व का इस तरह पददलित होना न पड़ेगा। ये चंद्रगुप्त कहता है। आगे वो कहता है, जब कोई रास्ता नहीं मिलता, कोई भी मार्ग नहीं सूझता कि किस तरह से इस समस्या का समाधान किया जाए, और चंद्रगुप्त नहीं चाहता कि ध्रुवस्वामिनी को वहाँ भेजा जाए, तो यहीं पर एक प्रहसन के रूप में कुबड़े, बौने और हिजड़े की एंट्री कराते हैं जयशंकर प्रसाद जी। और हिजड़ा जो है वो कहता है कि मैं स्त्री बनूंगा, और एक तरह से एक खेल चलता है। तो वो रामगुप्त के चरित्र को दिखाने के लिए, फिर वो कहता है कि अरे स्त्री बनना भी तो बहुत कठिन काम है। तो कहीं ना कहीं रामगुप्त को एक स्त्री के चरित्र से भी गिरा हुआ एक चरित्र दिखाया है इसमें जयशंकर प्रसाद जी ने। और हिजड़े का कथन बहुत ध्यान देने लायक है कि हिजड़ा कहता है कि स्त्री बनना सहज नहीं है, कुछ दिनों तक मुझे सीखना पड़ेगा।
तुम नहीं बन सकते, यानी शिखर स्वामी जो रहता है उसको कहते तुम नहीं बन सकते, अलग अलग पात्रों को कहते तुम नहीं बन सकते। लेकिन चंद्रगुप्त के सौंदर्य को देखकर वो कहता है कि तुम बन सकते हो स्त्री। और अचानक चंद्रगुप्त को ये सूझता है कि मैं ध्रुव स्वामिनी बन के शकराज के पास चला जाऊं और उसका वध करके मैं इस पूरी समस्या को ख़त्म कर सकता हूं। और यहीं से वेश बदल करके जाने की जो बात है, जाने की जो घटना है चंद्रगुप्त की, वो तैयार होती है और वो तैयार हो जाता है। इस पर ध्रुव स्वामिनी कहती है कि यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। यानी वो जान रही है कि रामगुप्त चंद्रगुप्त को भी मरवा देना चाहता है और ध्रुव स्वामिनी के मन में चंद्रगुप्त के प्रति जो प्रेम है उससे चिढ़ करके वो ध्रुव स्वामिनी को भी ख़त्म कर देना चाहता है। तब वो कहती है कि जब हम दोनों को ही राज्याज्ञा का दंड मिलने वाला है, हम दोनों ही मार दिए जाने वाले हैं, तो क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। और चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी दोनों जो है वो शकराज के शिविर में जाते हैं, दुर्ग में, और वहाँ जा कर के पूरा खेल रचते हैं कि उसका वध कैसे करना है। दूसरे खंड में जब पहुँचते हैं नाटक के, तो वहाँ पर शकराज के दुर्ग की का चित्र है, वहाँ के जो पात्र हैं उनका है दृश्य। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि कोमा नाम के जो पात्र है वो शकराज की प्रेमिका या भावी पत्नी होने वाली होती है और बहुत प्रेम करती रहती है वो शकराज से। लेकिन शकराज भी उसी तरीके का एक पात्र है जो कि अपने प्रतिहिंसा के लिए, अपने प्रतिशोध को लेने, क्योंकि ध्रुव स्वामिनी से उसका विवाह होने वाला था और समुद्रगुप्त के कारण वो विवाह टूट चुका था, तो अपने उस अपमान का बदला लेने के लिए प्रतिहिंसा की आग में जलते हुए शकराज ध्रुव स्वामिनी को पाना चाहता है और उससे विवाह कर लेना चाहता है। लेकिन एक तरफ कोमा है जो उससे प्रेम करती है और उन दोनों के बीच में विवाह का जो प्रस्ताव है वो होने वाला है। ऐसे वक्त में जब कोमा को पता चलता है तो बहुत दुखी होती है वो कि वो पूरे प्राणपण से शकराज को प्रेम करती है और शकराज वो ध्रुव स्वामिनी के मोह में वो पड़ा हुआ है, उससे विवाह करना चाहता है। तो वहाँ पर शकराज तर्क देता है कि आज देवपुत्रों की आत्माएं प्रसन्न होंगी, उनकी पराजयों का यह प्रतिशोध है। हम लोग गुप्तों की दृष्टि में जंगली, बर्बर और असभ्य हैं, तो फिर मेरी प्रतिहिंसा भी बर्बरता के ही अनुकूल होगी। आपको याद आ रहा होगा अंधायुग नाटक में जिस तरह से अश्वत्थामा प्रतिहिंसा की अग्नि में जलता रहता है और किसी भी स्तर पर जाना चाहता है अपनी प्रतिहिंसा को पूरा करने के लिए, ठीक वैसा ही ये कथन है शकराज का कि यदि गुप्तों की दृष्टि में हम जंगली, बर्बर और असभ्य हैं तो फिर मेरी प्रतिहिंसा भी बर्बरता के ही अनुकूल होगी। तो जो मैं प्रतिहिंसा करूँगा वो अब बर्बर हूँ नहीं, लेकिन बर्बरता की तरह ही करूँगा। तो ये वहाँ पर फिर कोमा प्रश्न करती है कि राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना पूरी नहीं हो सकती। तो आप जब इस नाटक को पढ़ेंगे तो आपको कोमा का चरित्र भी बहुत प्रभावित करने वाला लगेगा। एक तरफ मंदाकिनी, मंदा और ध्रुव स्वामिनी का सशक्त नारी पात्र और दूसरी तरफ शकराज के खेमे में कोमा का जो चरित्र है, ये नारी पात्र बहुत ही सशक्त, स्वाभिमान से पूर्ण और अपनी स्त्रीत्व की चेतना से परिपूर्ण पात्र दिखाई पड़ेंगे। तो यहाँ पे वो जो इसका प्रश्न है कोमा का शकराज से कि क्या राजनीति का प्रतिशोध बिना किसी नारी को कुचले हुए पूरा नहीं हो सकता, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आज भी जब युद्धों के दौरान स्त्रियों और बच्चों पर अत्याचार और हिंसा होती है, उनके साथ बर्बरता होती है, उनके लिए ये प्रश्न कोमा का आज भी उतना ही प्रासंगिक है। तो कहीं ना कहीं रचनाकार, नाटककार जो कुछ लिखता है वो अपने दौर के समय को समझते हुए, समय और समाज के चरित्र को समझते हुए ही वो अपने डायलॉग्स लिखता है और वो डायलॉग पूरे के पूरे आज भी जीवंत हैं, जो कि प्रश्न उठाते हैं मानवीय सभ्यता पे कि 100 वर्षों का अंतर जरूर हो जाएगा इस नाटक पर कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद, लेकिन मनुष्य की जो प्रवृत्ति है प्रतिहिंसा की, युद्धों की, वो बदलने वाली नहीं है। तो ये जो है इस नाटक में दिखाई पड़ता है। फिर कोमा शकराज को छोड़ के चली जाती है, उसके पिता मिहिरदेव आते हैं और वो देखते हैं कि शकराज पूरी तरह से प्रतिहिंसा की आग में पागल है और वो उसकी पुत्री मिहिरदेव की पुत्री कोमा को धोखा देने वाला है या उसको अपनाने वाला नहीं है। तो वो उसे सलाह देता है कोमा को कि तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें वहाँ पे हर तरीके का सुख मिलेगा, सारी चीज़ें रहेंगी तुम्हारी सुविधा के लिए और यहाँ तुम पीड़ा में मत रहो, क्योंकि यातना की जो पीड़ा है वो बहुत अच्छी लगती है, वो उससे निकलने नहीं देती है। तो तुम कोशिश करो कि इस यातना की पीड़ा से बाहर निकलो और चलो यहाँ से। तो वो अपने पिता की बात मान करके
कोमा को लगता है कि ये सत्य है, उसे मुझसे प्रेम नहीं है शकराज को, तो वो चली जाती है। और यहाँ पर दूसरा खंड समाप्त हो जाता है। और आपको ध्यान देना है कि चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी भी शकराज के साम्राज्य में अंदर आ जाते हैं और वेश बदल के, और वो अकेले में मिलने का आग्रह करते हैं। तो शकराज अकेले में मिलता है ध्रुवस्वामिनी और चंद्रगुप्त जो वेश बना के गए रहते हैं दोनों से, और ध्रुवस्वामिनी और चंद्रगुप्त दोनों ही अपनी कटार से उसकी हत्या कर देते हैं शकराज की। शकराज की हत्या के बाद ध्रुवस्वामिनी वहाँ की महारानी बन जाती है और चंद्रगुप्त घायल अवस्था में अपना इलाज कराता रहता है, वो घायल रहता है। रामगुप्त को पता चलता है कि वहाँ पर शकराज की सेना को शकराज की हत्या कर दिया है चंद्रगुप्त ने, तो अपनी कायरता को छिपाने के लिए वहाँ पर आता है साम्राज्य पर अधिकार दिखाने के लिए, और ध्रुवस्वामिनी को कहता है कि तुम मेरी पत्नी हो और इस तरह से साम्राज्य तो मेरा हुआ। लेकिन ध्रुवस्वामिनी वहाँ तय कर लेती है कि अब मुझे रामगुप्त के साथ नहीं रहना है, इसका समाधान करना है। जिस व्यक्ति को मेरे शील कुल, मेरे सम्मान, मेरी लज्जा के बारे में कोई ख्याल नहीं था, उसने मुझे परपुरुष को सौंप देना उचित समझा। ऐसे पुरुष के साथ रहना ठीक नहीं है उसने। तो यहाँ इस नाटक में जो ये डाइवोर्स, तलाक की बात है पहली बार, और पुनर्लग्न यानी दूसरे विवाह की, फिर से विवाह की जो एक प्रथा है, तो कहीं ना कहीं ये जयशंकर प्रसाद जी ने दिखाने का प्रयास किया है कि हमारे यहाँ आज से 2000 वर्ष पहले भी, समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त के दौर में भी शास्त्रों में ये विधान था, और किन्हीं शर्तों पे ये विधान था कि किसी स्त्री का विवाह विच्छेद कराया जा सकता है जबकि पुरुष क्लीव हो। क्लीव का तात्पर्य हमने आपको बताया कि जो पुरुष बिना संकोच के अपनी स्त्री को परपुरुष को सौंप दे वो क्लीव पुरुष होता है। ये एक तरह से गाली है ये, और ये दुराचारी व्यक्ति के लिए, चरित्रहीन व्यक्ति के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। तो जब ध्रुवस्वामिनी उस रामगुप्त के साथ रहने से इनकार कर देती है, वापस जाने से इनकार कर देती है, अपना पति मानने से इनकार कर देती है, तो रामगुप्त डांटते हुए कहता है कि ध्रुवस्वामिनी, निर्लज्जता की भी एक सीमा होती है। तब ध्रुवस्वामिनी प्रत्युत्तर देते हुए कहती है कि मेरी निर्लज्जता का दायित्व एक क्लीब पुरुष पर है, यानी मैं निर्लज्ज अगर हूँ तो उसका दायित्व तुम जैसे पुरुष पर है। और राजपुरोहित को वहाँ पर बुला करके फिर इसका समाधान किया जाता है कि क्या ऐसा संभव है। तो राजपुरोहित राजनीति और राजाज्ञा के भय को दूर करके ध्रुवस्वामिनी के पक्ष में ये अपना निर्णय शास्त्रों का सुनाते हैं कि यह रामगुप्त मृत और प्रवजित तो नहीं है, पर गौरव से नष्ट, आचरण से पतित और कर्मों से राजकिल्विषी क्लीव है, यानी राज पर कालिमा लगाने वाला एक क्लीव पुरुष है। ऐसी अवस्था में रामगुप्त का ध्रुवस्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं है। जब ये निर्णय पुरोहित सुना देता है तो रामगुप्त बौखला जाता है और सारे लोग उस पर पुरोहित पर दबाव बनाने लगते हैं। सारे सामंत भी जो रामगुप्त के पक्ष में होते हैं कि पुरोहित, तुम्हें अपनी मृत्यु का भय नहीं है, तो इस तरह की बातें। लेकिन पुरोहित निडर होकर के शास्त्रों के विधि विधान को और ध्रुवस्वामिनी के निर्णय को उचित ठहराता है और कहता है कि क्लीव पुरुष का ध्रुवस्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं है। और ये निर्णय सुनते ही रामगुप्त चंद्रगुप्त की हत्या करने के लिए दौड़ता है, और कुछ जो सामंत चंद्रगुप्त के पक्ष के होते हैं वो रामगुप्त की हत्या कर देते हैं। तो इस तरह से रामगुप्त की भी मृत्यु हो जाती है। ध्रुवस्वामिनी शास्त्रों के अनुसार उसका जो विवाह विच्छेद, तलाक भी हो जाता है रामगुप्त से, और नाटक यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो कहीं ना कहीं स्त्री की जो पीड़ा है, स्त्री के जीवन पर जिस तरह की राजनीति के, समाज के तमाम धार्मिक बंधनों के, जो धर्मों और शास्त्रों के विधि विधानों की कील ठोक दी गई है उसकी नियति पर, किस्मत पर, उन सभी को तोड़ने के लिए एक विधि विधान के रूप में, ऐतिहासिक तथ्य के रूप में जो प्राप्त होता है कि ऐसी घटना हुई थी, उसी को आधार बना के, उसी की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जयशंकर प्रसाद जी ने यह नाटक लिखा हुआ है। उम्मीद है ये नाटक आपकी समझ में आ गया होगा। यदि आपने पढ़ा होगा तो चीज़ें रिवाइज़ हो चुकी होंगी। यदि नहीं आपने अब तक इस नाटक को पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ें। उसके कुछ महत्वपूर्ण जो संवाद हैं उन्हें पढ़ें। कुछ महत्वपूर्ण संवादों को हमने यहाँ पर उद्धृत भी किया हुआ है जिससे आप नाटक के बारे में समझ सकें। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, एक नए नाटक के साथ, एक नई रचना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएँ।